आप कौन से बैच में ज्वाइन किए थे? IAS में मेरा 2008 बैच था और 90 में मैंने बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, बिहार सिविल सर्विसेज में ज्वाइन किया था। आपका फर्स्ट चैलेंजिंग ऐसा कोई केस याद है आपको? मेरी कैपेसिटी से बाहर है लेकिन आप सक्सेसफुली उस चीज से आ पाए। 96 की बात होगी, एक रोड बनवाना था, गवर्नर का इनॉग्रेशन था। तो 1990 में मतलब आप बोल रहे सेकंड रैंक होल्डर थे बिहार में, इट्स अ ह्यूज थिंग। तो उस टाइम जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वुमेन तो आती नहीं होंगी और आप उसमें से होंगे, तो वो कैसा आपका जर्नी? भी बहुत फर्क आया है उस समय से, और उस समय जनरल कैटेगरी में हम अकेले थे, सिंगल थे। वेलकम नीलम जी कनेक्टिंग ग्लोबल विजन्स में, हमारे पॉडकास्ट में। आज बहुत खुशी है आपसे मिलकर कि आप इस पॉडकास्ट में आए। आपके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। आप अपने फील्ड में एक बहुत ही नामी इंसान हैं और सबसे बड़ी बात है कि आप एक डिविजनल कमिश्नर रही हैं। अब तो आप रिटायरमेंट के बाद की एक अलग दुनिया होगी, लेकिन आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे कैसे आपने अपनी दुनिया एक शुरुआत से, बचपन से एक बिहार से स्टार्ट करी और एक इतने बड़े पोजीशन में बीइंग अ वुमन, इट्स अ वेरी बिग थिंग, कैसे आप करी। तो वेलकम, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट। और प्लीज आप अपने से शुरू करिए, अपने बारे में बताइए जो यहाँ से ज्यादा पब्लिक सुन सके, समझ सके। थैंक यू, प्लीज बताइए। सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार है। बहुत अच्छा लगा आपके इस प्लेटफॉर्म पे आके, और आपने इतने दूर से रिकॉग्नाइज किया और ये अपॉर्चुनिटी दी हमसे बात करने का, मुझे भी मौका लगा, इसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं। थैंक यू वेरी मच। और मेरे बारे में जो आप पूछना चाह रही हैं कि मैंने कैसे अपनी लाइफ की शुरुआत कैसे की, कैसे पढ़ाई की, कैसे आगे बढ़े, तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। जैसे सारे बच्चे पढ़ते हैं वैसे मैंने भी पढ़ाई की। गवर्नमेंट स्कूल से मैंने पढ़ाई की, और कॉलेज यहाँ एक बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है पटना यूनिवर्सिटी का, पटना वीमेंस कॉलेज, और उसके बाद मैंने मास्टर्स करी पटना यूनिवर्सिटी से ही। तो ये तो अर्ली था, और पढ़ते पढ़ते ही हमने कमीशन जो सिविल सर्विसेज की तैयारी की, और बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पहले मेरा सिलेक्शन हुआ, और उसमें करीब 18 साल हमने नौकरी की, और उसके बाद मेरा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हो गया। और फाइनली अच्छी बात है कि जो एक बहुत ही बहुत ही रेप्यूटेड सम्मानजनक पद होता है डिविजनल कमिश्नर का, वहाँ से मैं रिटायर की हूँ। लास्ट ईयर ही जुलाई में रिटायर की हूँ। तो ये पूरा हमारा जर्नी रहा एजुकेशन का और मेरे जॉब का। अपने जॉब में करीब 34 इयर्स मैंने जॉब किया, ये सिविल सर्विसेज की, और डिफरेंट जगह पर डिफरेंट पोजीशन में हमारी पोस्टिंग रही है। कभी फील्ड में रही मैं, और कभी हेडक्वार्टर में रही, और फाइनली डिविजनल कमिश्नर कोसी डिवीजन से मैं रिटायर किया। वाओ, कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग। आप यानी 2024 के जुलाई में रिटायर करे, और आप कौन से बैच में ज्वाइन किए थे? IAS में मेरा 2008 बैच था, और 90 में मैंने बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, बिहार सिविल सर्विसेज में ज्वाइन किया। वाओ। और उसमें भी ईश्वर की कृपा से मेरा रैंक 2 था। कमीशन में पहली बार मैं अपियर हुई थी, और संजोग से उसी बार मैं compete कर गई, तो फिर UPSC देने का उस समय टाइम ही नहीं मिला। तो उस समय बिहार रैंक 2 था मेरा। आई वॉज द अर्लीस्ट पर्सन जो इस सर्विस में एंटर किए थे, तो यंगेस्ट थे हम। और आप कौन सा ईयर बता रहे हैं? 1990। तो 1990 में मतलब आप बोल रहे सेकंड रैंक होल्डर थे बिहार में, इट्स अ ह्यूज थिंग। तो उस टाइम जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वुमेन तो आती नहीं होंगी और आप उसमें से होंगे, तो वो कैसा आपका जर्नी था उस टाइम में और आज में? तो बहुत डिफरेंस है। आप उस टाइम के बारे में बताइए कि कैसे हुआ और किस तरीके से एंट्रेंस में, क्योंकि बहुत कम महिला कलीग होंगी, तो किस तरीके से आप करते थे? अभी बहुत फर्क आया है उस समय से, और उस समय जनरल कैटेगरी में हम अकेले थे, सिंगल थे। अनरिजर्व कैटेगरी जो होता है, बहुत हमारे बैच में सब मिला के 4 लड़कियां थी, जो कभी हम साथ पोस्टेड रहे नहीं। और अभी तो काफी नंबर में लड़कियां आ रही हैं, और इवन बिहार गवर्नमेंट ने तो हर जगह हर पोस्ट में 35% रिजर्वेशन भी कर दिया है फीमेल के लिए। तो फीमेल काफी नंबर में आ रही है, ऑलमोस्ट इक्वल ही लगती है। 35% काफी ज्यादा होता है। तो जनरल में जो आ गई तो आ गई, उसके अलावा नहीं आई तो वो भी
रिजर्वेशन में आ जाती है। तो अभी तो फीमेल का नंबर बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे समय में बहुत मुश्किल था। हम तो बता रहे हैं कि जनरल कैटेगरी में मैं अकेली ही थी। तो दैट वे, और बहुत 2-4 बैच में कभी कोई एक लड़की आ गई तो आ गई। नेचर ऑफ जॉब जो हमारा रहा है उसमें फीमेल होना या फीमेल कोलीग नहीं होना बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, ओके। क्योंकि इन्वायरमेंट, आप सिविल सर्वेंट हैं तो सिविल सोसाइटी के लिए आप हैं, तो उसमें फीमेल मेल करके सोचने से नहीं होता है। और मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज में यू हेड द ऑफिस, तो हेड करने में भी आप मेल फीमेल देख के करेंगे तो नहीं वैसा होता है। तो वो इन्वायरमेंट के लिए, ऑफिस के इन्वायरमेंट के लिए या बाकी चीज के लिए दिक्कत तो नहीं होती थी। लेकिन बहुत सारे जगह ऐसी थी उस समय में खासकर जिसमें फीमेल होने के कारण मुश्किल होती थी। जैसे बहुत सारे ऑफिसेज ऐसे थे जिसमें वॉशरूम नहीं होता था फीमेल के लिए अलग, या आपके चेम्बर के साथ अटैच्ड नहीं होता था वॉशरूम, तो दूर एक कोने में कहीं होता था। तो वो सब प्रॉब्लम होता था। वॉशरूम का प्रॉब्लम तो शुरू से रहा। अब तो सारे ऑफिसेज नए बन गए हैं और हर ऑफिसेज में फीमेल के लिए काफी एमिनिटीज हो गए हैं, तो अभी शायद इतनी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हमारे समय में ये एक बड़ा इशू था। रिलैक्स करने के लिए कोई कॉमन रूम या कोई ऐसी जगह नहीं होती थी। लेकिन चेम्बर्स हम लोग को शुरू से होते थे अपने चेम्बर। अगर आपको रिलैक्स ही करना है, लंच में नहीं जा पा रही है, तो यू हैव एम्प्टी चेम्बर्स ऑल्सो, तो वो दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन वॉशरूम की दिक्कत एक फीमेल होने के कारण होती थी अर्ली डेज में। अब शायद ये दिक्कत अब नहीं आती है। अब तो नहीं, हाँ, अब तो काफी प्रोविजन हो गया, अब तो काफी, हाँ, बहुत काफी। चीजें चेंज हो गई हैं। आप हाँ, आपको क्या लगता है कि एक वर्किंग, मतलब जब आप ज्वाइन किए होंगे, एक होता है कि वर्किंग तरीका, मतलब किस तरीके का माहौल है, किस तरीके से एक जगह बनाना होता है बीइंग अ लेडी, मतलब एक, ठीक है, आपके काम में आपको ऐसा लगता था कि एक अलग तरीके का एक्सेप्टेंस है लोगों में, या रिजेक्शन है, या लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे या एक्सेप्ट कर रहे हैं, किस तरीके का माहौल होता था उस टाइम? ये आप बहुत ही सही क्वेश्चन पूछिए। उस समय क्या, मुझे लगता है अभी भी दिक्कत होती है। घर में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। घर में मेल फीमेल सब एक दूसरे को ओन करता है, तो एक दूसरे का प्रॉब्लम। पर समहाउ तभी तो बहुत ज्यादा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रहा है, और रेडिली मेल ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते थे कि ये मेरे बराबर की है। वो करेक्ट। फीलिंग ऑफ इक्वालिटी, सेंस ऑफ इक्वालिटी वो नहीं था उन दिनों। तो वो लोग मान के चलते थे कि फीमेल मतलब वीकर सेक्शन सॉर्ट ऑफ, ये मेंटालिटी थी। तो इस चीज में दिक्कत होती थी। मतलब हम तैयार नहीं है। अब अगर हमने कंबाइंड कमीशन में टॉप किया है, तो हम तो समझते थे हम टॉप किए हैं या सेकंड रैंक में है, तो हम कैपेबल हैं, कॉम्पिटेंट हैं, हम काम कर सकते हैं, और हम काम करते भी थे। पर मेल शोविनिज्म कहें, मेल ईगो कहें, या मेल मेंटालिटी कहें, वो इसको इतना जल्दी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता था कि ये हमारी कोलीग है या हमारे साथ बैच की है, तो ये भी उसी लेवल की कॉम्पिटेंट होगी। तो आप कितना भी काम कर लीजिए, कितना भी अच्छा उसको कर रहे रिजल्ट दे, पर वो दिमाग में रहता था। तो उस चीज के लिए हमेशा फीमेल को ज्यादा काम करना पड़ता था, करेक्ट। तब जस्ट टू प्रूव। और वो मार्जिन थोड़ा सा नहीं होता था, वो मार्जिन बहुत बड़ा मेंटेन करना पड़ता था, आउटस्टैंडिंग होना पड़ता था, जस्ट टू प्रूव कि आप बराबर है। ये बड़ा मुश्किल था, ये बहुत मुश्किल होता था। क्योंकि अगर मेल 4 घंटे ऑफिस से गायब है, तो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड कि हम ही लोग ऑफिस कर रहे हैं। आप फीमेल होकर अगर 1 घंटा पहले आपका बच्चा बीमार है, या कोई एक्सीजेंसी घर में हो गया, या कोई काम है, तो उसको एग्जाम्पल बना के हर जगह साइड करें। महिला लोग, ये फीमेल लोग, ये लोग तो घर टाइम पे चली जाएगी, पहले चली जाती, क्या करेंगे, इन लोगों को तो प्रॉब्लम है, घर देखना होता है, ये इतनी प्रोफेशनल नहीं हो सकती, ये सब चीजें होती थी। तो ये दिक्कत थी। हम लोग बोलते थे और हम लोगों को काम भी करना पड़ता था बहुत ज्यादा, ये बताने के लिए कि अब फ्यूचर में
फुल हाँ, कैपेबल। ये होता था प्रॉब्लम। इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल आपको जो याद हो? एग्जाम्पल ऐसा तो कुछ याद नहीं है, लेकिन हमेशा होता था, ये चीज तो हमेशा इट्स अ होता वेरी था। नॉर्मल थिंग, मतलब इवन लॉ एंड ऑर्डर में जब हम लोग जाते थे तो वो कभी कभी हमारे इंचार्ज जो होते थे बोलते थे सॉफ्ट लॉ एंड ऑर्डर जहाँ हो, एग्जामिनेशन हो, ड्यूटी हो, या इस सब में महिलाओं को लगाइए, फीमेल को लगाइए। या कभी कभी ऐसा होता था, कैपिटल पटना था तो यहाँ पर बहुत सारी फीमेल आ जाती थी, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एकदम से परेशान हो जाते थे कि भाई इतनी फीमेल दे दोगे तो हम लॉ एंड ऑर्डर कैसे करेंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे नहीं करेंगे, आप ये दिमाग से आप निकालिए कि फीमेल इसके लिए सुटेबल नहीं है। अब थोड़ा ही अपने शरीर से किसी को कुछ करना होता है। आपके पास आर्म फोर्सेस है, आपके पास ऑफिसर्स हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं, तो आप कंट्रोल कर ही सकते हैं। तो लेकिन अब काफी फर्क आ गया। अब लड़कियां भी, कुछ लड़कियों ने अपने आप को भी इस ढंग से रखा है सोसाइटी में कि उन लोगों को ये पॉइंट मिला है। बहुत सारी लड़कियां फीमेल होने का एडवांटेज भी लेती रही हैं, शायद ये भी कंट्रीब्यूट किया है कुछ हद तक। लेकिन अब लड़कियां भी काफी स्ट्रांग हो गई हैं, वोकल हो गई हैं, काम करती हैं, और अब बर्दाश्त नहीं करती हैं। अगर कोई कुछ कहता है तो कहती नहीं, हम भी आपके बराबर हैं। तो ये उन लोगों को इस चीज को मानने के लिए उन लोग फोर्स भी किए। तो चीजें बदली हैं। पर हमारे साथ एक अच्छा चीज रहा है कि बहुत एक्सट्रोवर्ट भी रहते थे और बहुत बाहर के काम, बहुत सारी चीजों को मैनेज करते थे। तो हमारे बॉस हमेशा हमको बहुत डिफिकल्ट लॉ एंड ऑर्डर में लगाते थे, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, जितना डिफिकल्ट लॉ एंड ऑर्डर होगा फीमेल उतनी सक्सेसफुल। ओके। क्योंकि बहुत सारे फ्रंट पे मेल नहीं जाते थे, उनके साथ किसी तरह की दुर्घटना भी हो सकती है। पर फीमेल के साथ जल्दी लोग फोर्स यूज नहीं करते थे। तो हम लोग अगर फ्रंट में रहते थे तो हम लोगों की बात सुनता था लोग। हम लोग एक तो सेंसिटिव भी होते हैं लोगों के, सिविल सोसाइटी के लिए, उनकी बातों को सुनते भी हैं, एरोगेंट भी उतना नहीं होते हैं। तो जो वो सॉफ्टर जो एक कॉर्नर हर फीमेल में होती है, वो हमेशा काम करता था। तो बहुत सारे डिफिकल्ट सिचुएशन में हमारे जो उन दिनों बॉस हुआ करते थे वो मुझे भेजते थे, और हम ईश्वर की कृपा से हर बुरे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में सक्सेस मिलता था। तो वो हमारे लिए बड़ा अच्छा होता था। इससे प्रूव भी होता था कि हम लोग बेटर काम कर सकते हैं गिवन द अपॉर्चुनिटी। Exactly. और उससे कॉन्फिडेंस भी आता है कि कॉन्फिडेंस होता है। आपने हम काम लोग किया और तो शील्ड लेकर, पूरा हेलमेट पहनकर भी लॉ एंड ऑर्डर किया है, बहुत खराब खराब, जिसमें सिविलियन को किसी ने मार दिया हो, पुलिस एनकाउंटर में मर गया है इनोसेंट आदमी, वैसे सिचुएशंस बहुत खराब होते आपका, जैसे आप बता रहे हैं कि इस तरीके से होता था, टफ लॉ एंड ऑर्डर था, आपका फर्स्ट चैलेंजिंग ऐसा कोई केस याद है आपको? मेरी कैपेसिटी से बाहर है, लेकिन आप हैं। सक्सेसफुली उस चीज से आ पाए। हाँ, हाँ लगा, हमको याद आ रहा है, बहुत अर्ली डेज था, 95 96 की बात होगी। एक रोड बनवाना था, गवर्नर का इनॉग्रेशन था। रोड में सारे जो ईंटा भट्टा वाले होते हैं वो स्ट्राइक किए हुए थे, और जो गवर्नमेंट प्राइस फिक्स था उस प्राइस पे देने को तैयार नहीं थे। तो अब इनॉग्रेशन में रास्ता पूरा टूटा हुआ था, करीब 1 किलोमीटर वो बनाना था मुझे, ब्रिक ऑन एज से, सोलिंग से। मिल ही नहीं रहा था ईंटा, तो हम कैसे करते। तो मैं उस दिन, हमारे एरिया में करीब 15 से 20 ब्रिक वो था, ईंटा भट्टा। तो वहां पर हम अपना ट्रक लगवा के, और वो देने के लिए तैयार नहीं था, पर हम गवर्नमेंट रेट पे उससे फोर्सफुली हम लिए। तो मुझे लगा कि इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, हम ले लेंगे। पर वो करते करते, वो दिसंबर का समय था तो बहुत ठंड थी, और बहुत पाँव में तो एकदम सन्नाटा होता है ना, एकदम सन्नाटा। मेरे पास 2 आर्म फोर्स, एक सेक्शन था, एक 3 का था। तो उतना लेकर हम गए, और अपने ऑफिसर्स को भी भेजे, और कुछ एक जो बहुत डिफिकल्ट था वहां हम खुद ही गए। और करीब 3 बजे रात तक उस सर्दी में हमने ब्रिक को ढुलवा ढुलवा कर अपने एरिया में रख करवाया, उससे रोड बनवा रहे थे। 2 दिन था वो गवर्नर का इनॉग्रेशन का, और रात दिन काम हो रहा था। उस समय इतना फोर्स लेकर सब अपने ईंट भट्टा पे आ गया, सबके पास राइफलें होती थी, सबके पास गन होता था, और एक एक भट्टा पे 10 10 लोग राइफल के साथ आ गए कि कैसे लेने देंगे, कैसे लेने देंगे। और मुझे लगा कि शायद हम
नहीं कर पाएंगे और ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के भी जो ऑफिसर्स थे वो उन लोगों ने भी कहा कि नहीं कर पाएंगे कुछ इसमें हम हेल्प। तो मुझे लगा कि अब हम क्या करें, और मुझे लगा कि अगर ये नहीं कर पाएंगे तो इनॉग्रेशन नहीं होगा, फिर मेरा फेस खराब होगा सीएम गवर्नर के सामने में, बुरा नाम भी होगा और होगा कि हाँ नहीं कैपेबल है, नहीं कर पाए। 2 बजे रात में एक जगह गए जब जहाँ 10 मोटरसाइकिल पे पूरा राइफल से लोग आ गए। अब बोले मैडम आप, हम लोग नहीं देंगे ईटा, कैसे आप ले जा सकती हैं, नहीं ले जा सकती हैं, क्योंकि एक एक जगह से क्लियर करते हुए हम आए तो 2 बज गया था। तो हमने कहा कि ऐसा है कि हम नहीं ले जाएंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात समझिए, मेरे घर का पर्सनल रोड नहीं बन रहा है, ये रोड बन रहा है आप ही के गांव में। और आपके घर से जब कोई बीमार होगा और टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा हॉस्पिटल, या गाड़ियां टूट जाएंगी जाने में, या बरसात के दिन में बच्चा स्कूल नहीं जा पाएगा, तो ये किसका लॉस होगा? ये आपके गांव में आपके लिए हम रोड बनवा रहे हैं। अगर इसमें मेरी जमीन हो या मेरा घर बन जाए तो बेशक आप मना कर दीजिए, पर ये हम अपने लिए नहीं करें। तो वो लोग भी आदमी ही होता है, इंसान ही है था। तो उन लोगों को लगा कि बात कुछ सही ही कर रही, इतना परेशान हो रही है, शायद ये हम ही लोग के लिए परेशान हो रही है। तो वो तुरंत बात समझ गए और हमने बड़ा स्मूथली वो कैरी करवा के और पूरा रोड बनवा के मेरा काम हो गया। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि उस समय मुझे लगा नहीं था, सब ट्रक वाले भाग जा रहे थे, ट्रक पकड़ रहे हैं, फोर्स लगा लगा के भेज रहे हैं। दैट वे बड़ा चैलेंज शुरुआती दिनों में हुआ, और उसके सक्सेस के बाद हम तो एकदम से हमको लगा कि अब हमारा कोई अब फ्यूचर में दिक्कत है। कभी कभी तो एक दो इंसिडेंट और था जिसमें थाना को घेर लिया था लोगों ने, एक किसी का मर्डर हो गया था और थाना से उन लोगों को ग्रीवांसेस था कि टाइम पर नहीं पहुंचा और कल्प्रिट को पकड़ नहीं पाया जो पकड़ सकता था शायद। तो पूरा थाना घिरा हुआ, अंदर में बंद था, लॉक था सारा, हमारा जो थाना इंचार्ज जितने भी होते हैं। तो उस समय भी पेरीफ्री में सारे ऑफिसर्स थे और फिर हम ही को जाना पड़ा। और फिर हमको लोग माइक से हल्ला कर रहा है थाना से, मैडम आप लौट जाइए। वो लोग जानते हैं ये आएंगे कुछ ना कुछ बैठ के हम लोगों से बातें करेंगे और फिर रास्ता एक निकल जाएगा, तो आप लौट जाइए, हम लोग नहीं चाहते हैं। हम तो देखे कि बहुत आर्म्स था उस क्राउड में, बहुत आर्म्स था, एक भी गोली चलती तो हमको कुछ भी हो सकता था। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, हमें कुछ करेंगे, क्योंकि मेरा क्या पर्सनल है। ये एक बड़ी अच्छी चीज होती है गवर्नमेंट में जब आप जॉब करते हैं, कि आपका पर्सनल अगर कोई एजेंडा नहीं है आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये हम दूसरे भी लोगों के लिए कहना चाहेंगे, पॉडकास्ट सुन रहा है और देख रहा है तो ये बात हम कहना चाहेंगे। हम जब भी काम करते हैं, अभी हाल हाल तक हम थे जॉब में, तो हम हमेशा टेबल के सामने जो आदमी बैठा है उसकी ओर, उसके मेंटालिटी से चीजों को देखते हैं, उसकी नजर से देखते हैं। तो टेबल के उस पार जो आदमी है उसका क्या एक्सपेक्टेशन है हमसे, वही हम करते हैं, हम उसी के लिए है। तो इसलिए हमको कभी फील्ड में भी दिक्कत नहीं हुई, कभी ऑफिस में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई नारेबाजी नहीं, कोई मेरे अगेंस्ट पिटिशन नहीं, क्योंकि हम अपने लिए आज तक नौकरी नहीं की कि ये पोस्ट बहुत बढ़िया है, इसमें बहुत फैसिलिटीज है, बहुत पर्क्स है, बहुत रॉब है, पावर यूज करना, ये कभी सोचकर हमने नौकरी ही नहीं की। मुझे लगा कि हम जिन लोगों के लिए हैं उन लोगों के लिए काम करें। तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर हम चले जाते हैं तो हमको ये कॉन्फिडेंस, और मेरे सबऑर्डिनेट्स को भी ये कॉन्फिडेंस रहता है कि चीजें सही होंगी, कुछ भी अनटूवर्ड नहीं होगा, क्योंकि लोगों के लिए हम सोचते हैं। तो वैसे सिचुएशन में जब थाना को लोगों ने घेर लिया और उसको फिर हम लोग सिविल सर्वेंट है, चूंकि सिविल ऑफिसर है, तो लोग सुनते हैं, काफी बात सुनते हैं, क्योंकि उनके लिए ही हम काम करते हैं। करेक्ट। और जब आप ये सब सॉल्व करते आ रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता होगा, या आपको ऐसा भी लगा कि आपके सबऑर्डिनेट में एक इमेज चेंज वाला पर्सपेक्टिव हुआ कि हाँ देखो, बीइंग अ लेडी ऑल्सो ये सारे केसेस सॉल्व करते जा रही हैं, या जो एक बोलते हैं ना एक्सेप्टेंस लेवल आते जा रहा है कि यस शी इज आवर कलीग, और ये भी हमसे इक्वली या हमसे बेटर है काम में। मतलब ऐसे कौन से केस के बाद स्टार्ट हो गया व्हेन पीपल स्टार्ट इक्वली, जहां पे उनको लगा कि यस इक्वली एक्सेप्टेंस था लोगों की तरफ से? नहीं, जॉब के शुरुआती ही साल में, 1 साल तो ट्रेनिंग जो पीरियड बीता, जब हमारी पोस्टिंग हुई तो
डायरेक्ट लोगों के साथ ही काम करने का मौका मिला। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम बहुत जल्दी आपके साथ एक और एपिसोड पॉडकास्ट करेंगे जहाँ पे आपकी डांसिंग म्यूजिक एक आर्ट की दुनिया, एक अलग जो आपने दुनिया बनाई है, जो आप बचपन से आप उस पे करें, उस पे हम बात करेंगे। और एक ये जो जर्नी है कि पढ़कर एक डिविजनल कमिश्नर और पैरेलल में एक डांस का पैशन रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हम डेफिनेटली उस पे आगे चल के ज़रूर एक और नेक्स्ट एपिसोड में हम रिकॉर्ड करेंगे और लोगों को दिखाएंगे। थैंक यू सो मच।